हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और यहां से शुरुआत हो रही है इंडियन पॉलिटी की एक सीरीज की। इस सीरीज में आपको इंडियन पॉलिटी की कंप्लीट कवरेज मिलेगी। शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी से और एंड होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एंड पे। ओके, तो बात शुरू होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई एज अ ट्रेडर। जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई एज अ ट्रेडर। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंडर है। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ब्रिटिशर्स जो आए वो 1600 में आए इंडिया में एज ए ट्रेडर्स, व्यापार करने के लिए। देखो, व्यापार से ही सारी कहानी शुरू हो रही है। व्यापार किया, धीरे धीरे उनके अधिकारों में बढ़ोतरी हुई, उनको और राइट्स मिलने शुरू हुए व्यापार के साथ साथ, और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया पे ही अपनी हुकूमत शुरू कर दी। ये जो 1600 में नॉर्मल सी बात थी कि ट्रेडर्स जो है इंडिया में आ रहे हैं, पर इसका खामियाजा हमें ब्रिटिशर्स के गुलामी के तहत भुगतना पड़ा। ओके, तो ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया इन 1600 एज ट्रेडर्स इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ब्रिटिशर्स क्या आए, इंडिया में आए 1600 में। ठीक, अब इनको राइट किसने दिए? जो इनको राइट मिले हैं वो एक चार्टर के अंडर मिले हैं, जो कि ग्रांट किया गया क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा। जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, उसने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मोनोपोली राइट दे दिया। मोनोपोली हो गई उनकी इंडिया में, और वही यहाँ पे ट्रेड करते थे। उनके अलावा यहाँ पे ट्रेड करने के लिए ब्रिटिशर्स से कोई भी नहीं आया। ठीक, तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे पूरी तरीके से अपना कब्जा शुरू करना जा रही थी। अब 1600 में वो आ गए, फिर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने उनको एक चार्टर के अंडर उनको ट्रेडिंग राइट्स दिए। ठीक, अब 1765 में क्या हुआ कि कंपनी को दीवानी राइट्स भी मिल गए। दीवानी राइट्स मींस अब उनका राइट हो गया रेवेन्यू कलेक्शन पे और सिविल जस्टिस पे। अब सिविल जस्टिस तो चलो बहुत ही एक सोशल टॉपिक हो गया कि जस्टिस प्रोवाइड करना सिविलाइजेशन को। अब ये भी बहुत बड़ी चीज है कि सिविल जस्टिस किसी को मिल जाना। बट सारी की सारी जो इंडिया की जो इकोनॉमी डाउन जाने की वाली बात होती, वो शुरू हो गई इस रेवेन्यू कलेक्शन के राइट के कारण। अब यहाँ पे राजा महाराजाओं से जो हुआ, रेवेन्यू कलेक्शन का राइट छीन के सब किसको मिल गया? सारा का सारा जो मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन करके यहीं के पैसे से यहीं पे व्यापार करना उन्होंने शुरू कर दिया, और बहुत सारा प्रॉफिट कमा के कहाँ चले गए? अपने कंट्रीज की ओर और वापस जाने लगे। तो हुआ क्या इनिशियल में, तब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो भी यहाँ पे ट्रेडर आता, उसके आने की कंडीशन और जाने की कंडीशन में बहुत बड़ा फर्क, क्योंकि वो बहुत कमाई करके जाता है यहाँ से। तो जो ब्रिटिश क्राउन था उस टाइम पे, ब्रिटिश क्राउन जो थे, उन्होंने 1858 में एक यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि नहीं, अब हमें डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है गवर्नेंस ऑफ इंडिया की। मींस डायरेक्ट अब ईस्ट इंडिया कंपनी को हम नहीं रखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉपरली अबॉलिश्ड कर दिया गया, और डायरेक्ट जो यहाँ पे गवर्नेंस है वो शुरू होने लग गई। किसके द्वारा? वो होने लग गई ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। ठीक है, अब इसमें शुरुआत देखो क्या हुआ कि 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि अब हम यहाँ पे तो हम हुकूमत चलाएंगे। तो गवर्नेंस जो 1858 से उन्होंने जो डिसीजन लिया, ये कब तक रहा? 15 अगस्त 1947 तक, जब तक कि इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिल गई। ठीक, अब जैसे जैसे इंडिपेंडेंस मिली, तो वैसे वैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन की नीड भी सामने आई लोगों के, उस टाइम के जो अर्लियर लीडर्स थे इंडिया के। अब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कैसे किया जाए, तो 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई गई, जिसका काम क्या था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया किस ट्रैक पे जाएगा, इसको डिसाइड करना। क्योंकि एक इंडिपेंडेंट जो कंट्री होगी, तो उसको तो किसी न किसी नियमों के आधार पे चलना पड़ेगा, क्योंकि राजा महाराजा तो है नहीं कि जो नियम डिसाइड करेंगे। तो उस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने क्या किया, 1946 में जो बनी, उसने क्या किया कि यहाँ पे एक
कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया इंडिया का, जो कि फाइनली 26 जनवरी 1950 को प्रॉपर एग्जिस्टेंस में आ गया उसकी, और उसने अपनी पावर शुरू कर दी उस कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे, और अभी तक हम उसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं और फर्दर भी हम उसी को फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, तो चलो कॉन्स्टिट्यूशन तो चलो बनाया किसने, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने, जो कि 1946 में बनी थी। पर जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो फ्रेमवर्क है वो अर्ली स्टेजेस जो ब्रिटिश हुकूमत के थे उसमें ही उसकी झलक थोड़ी बहुत दिखनी शुरू हो गई थी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि हमने कहाँ से ली गई हैं, जो कि अर्लियर जो हमारे ब्रिटिश हुकूमत थी उनके जो द्वारा जो उन्होंने रूल्स फॉर्म किए गए थे, तो थोड़ी बहुत झलक हमको वहां से फीचर्स हमें हमारे संविधान में देखने को मिलते हैं। ठीक, ऐसे बहुत सारे इवेंट हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे, जिन इवेंट्स ने क्या किया कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है और या इंडिया का जो पॉलिटी स्ट्रक्चर है उसको बहुत ही लार्जर स्केल पे इन्फ्लुएंस किया। अब हम जो बेसिक इवेंट्स थे, मेजर इवेंट्स थे, उनको हम दो सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो कंपनी रूल मींस ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल, जो कि 1773 से, मतलब 1773 तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज तो वो 1600 में गए थे, पर जो उनको प्रॉपर राइट्स जो मिले थे वो अर्लियर सबसे पहले कब मिले थे, 1773 में मिले थे। उससे पहले तो वो ट्रेडर्स थे, यहाँ पे रूल नहीं कर रहे थे। रूल करना उन्होंने कब से शुरू किया प्रॉपर लीगली, 1773 से, क्योंकि तब फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, जब सबसे पहले उसको क्या किया गया, आइडेंटिफाई किया गया। चलो उसकी बात भी हम आगे करेंगे। तो पहला सेगमेंट क्या है, द कंपनी रूल। कंपनी रूल क्या है, 1773 से 1858 तक। और सेकंड सेगमेंट है क्राउन रूल। क्राउन रूल कब तक रहा, 1858 से, जब कि ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, अज्यूम कर लिया ना ही भाई अब तो कंपनी रूल नहीं चलेगा, अब हमारी गवर्नेंस चलेगी वहां पे। तो 1858 से 1947 तक ये बहुत ही इजीली तरीके से ये जो ईयर्स हैं ये भी लर्न हो जाएंगे। कंपनी रूल ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल और क्राउन रूल डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का रूल। ओके, तो सबसे पहले तो हम पहला सेगमेंट पढ़ेंगे, द कंपनी रूल। ठीक है, कंपनी रूल का जो फर्स्ट एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इट वाज फर्स्ट एक्ट, पहला एक्ट था जिसने कि ईस्ट इंडिया कंपनी को लीगलाइज कर दिया इंडिया में, अपनी जो अधिकार है उनको बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब इसकी जो इंपॉर्टेंस, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्या हुआ कि इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। दैट वाज फर्स्ट, मींस कि ये पहला ऐसा स्टेप था, ये एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था, ये पहला ऐसा स्टेप था जो कि जब क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। मींस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके जो अफेयर्स है इंडिया में उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। पहले तो वो इंडिपेंडेंट बॉडी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, बाद में 1773 में पहला एक्ट ऐसा आया जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया गया। सेकेंडली क्या किया गया कि इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। इस एक्ट ने सबसे पहली बार कंपनी के पॉलिटिकल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है उसको रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, दो चीजें हो गई, एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शंस को कंट्रोल और रेगुलेट करना शुरू कर दिया, ठीक, और उसके फंक्शंस, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को पहली बार उसने आइडेंटिफाई किया। अब ये जो एक्ट था दैट वाज फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। में सेंट्रल कौन था, ब्रिटिश गवर्नेंस, मतलब ब्रिटिशर्स जो है ब्रिटिश अपने यहाँ अपनी कंट्री में बैठ के सेंट्रलाइजेशन कर रहे थे, वो वहां से हुकूमत चला रहे थे, पर चला कौन रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब इसके बेसिक फीचर्स को देखते हैं। इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब देखो, आपको पता ही है कि बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, तीन हमारे पास उस टाइम गवर्नर हुआ करते थे पहले। तो इन्होंने पहली बार क्या हुआ कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम से अब से जाने जाने लगा। ठीक है, और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई 4 मेंबर की, जो कि उसे क्या करती थी, असिस्ट करती थी। देखो
कहानी क्या शुरू हो गई अब कि गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या कर दिया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल तैयार की दी गई जो कि उसको असिस्ट करती थी। और ऐसे पहले गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, अब क्या हुआ? अब जो सेकंड फीचर इसका क्या है? इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स थे वो प्रेसिडेंसी बन के रह गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। अनलाइक अर्लियर, जैसे कि पहले ये प्रेसिडेंसी, तीनों प्रेसिडेंसी क्या थी? इंडिपेंडेंट थी, एक दूसरे पे इनका कोई कंट्रोल नहीं रहता था एक दूसरे पे। पर अब सारा का सारा कंट्रोल किसके पास चला गया? बंगाल के गवर्नर के पास, जो कि अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा जने अब। ठीक है, मींस मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे उनको भी, ये भी किसको रिपोर्ट करते रहते? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। ठीक है, अब सारे के सारे जो पीस, वॉर और जो भी सिविलाइजेशन के डिसीजन थे वो कौन लिया करते थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। या किसी के साथ ट्रीटी साइन करनी थी, ये डिसीजन भी किसका हुआ करता था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। ठीक है, मींस ये बॉम्बे एंड मद्रास के जो राइट्स थे बहुत ही लिमिटेड कर दिए गए थे। अब सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की जो एस्टेब्लिशमेंट थी ये भी इसी एक्ट के अंडर हुई 1774 कलकत्ता में। 1774 कलकत्ता में जिस कोर्ट में क्या थे? एक तो चीफ जस्टिस थे और 3 इनके साथ क्या थे? जजेस थे। ठीक है, तो एक 3 चीजें हमने पढ़ी। पहली चीज तो ये देखी कि हमने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल तैयार कर दी गई 4 मेंबर की जो कि उन्हें असिस्ट कर रही थी। और ऐसे पहले गवर्नर थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और अब क्या किया गया कि गवर्नर जो बॉम्बे और मद्रास के थे वो प्रेसिडेंसी बन के रह गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, और उनकी जो इंडिपेंडेंस थी वो भी छीन दी गई एक इस एक्ट के जरिए। एक थोड़ा बहुत इस तरीके से अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कोलकाता में 1774 में, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस थे। देन फोर्थ फीचर क्या है इसका कि जो कंपनी के सर्वेंट थे उनको प्रोहिबिट कर दिया गया कि वो किसी भी ऐसी एक्टिविटी में जहां पे प्राइवेट ट्रेड हो रहा हो या प्रेजेंट्स और राइट्स को एक्सेप्ट करना हो, ऐसी कंपनी में, ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज नहीं रहेंगे। कौन? कंपनी। कौन? ईस्ट इंडियन कंपनी के जो भी सर्वेंट्स थे वो क्या कर रहेंगे? ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज नहीं रहेंगे जहां पे प्राइवेटली ट्रेड हो रहा हो या फिर ब्राइब्स और प्रेजेंट को एक्सेप्ट करने की कोई ऐसी एक्टिविटी हो। यहाँ पे उनका एंगेजमेंट बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। ये एक ऐसा एक्ट बन गया जिसने क्या कर दिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी सॉरी, ये एक ऐसा एक्ट बन गया जिसने कि क्या कर दिया? इट strengthened the control of the British government over the company by requiring the court of directors to report on its revenue, civil and military affairs in India. इस एक्ट में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसका जो कंट्रोल था कंपनी के ऊपर वो और भी स्ट्रेंथन कर दिया, और भी पावरफुल बन गया। क्यों? यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट लगा दी गई कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनकी रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे, जो कि क्या करेंगे? मींस गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी, जो इसको गवर्न करेंगे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो गवर्न करेगी उसको क्या कहा गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया। इसकी रिक्वायरमेंट नेसेसरी कर दी गई, जो कि क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे। किसे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। जो कि क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। किसके बारे में? इसके रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में, सिविल अफेयर्स के बारे में और मिलिट्री अफेयर्स के बारे में। सिविल अफेयर्स एंड मिलिट्री अफेयर्स के बारे में। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, अब फर्दर वीडियोस में जो हमारे आगे का एक्ट होगा जो कि अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 है उसको हम पढ़ेंगे। एक बार इस एक्ट को दोबारा से पढ़ लेना ताकि ये आपके माइंड में प्रॉपर तरीके से बैठ जाए। ठीक है, तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, like, share is must and subscribe this channel for further notifications. Thank you so much.